नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के 2161 करोड़ के शराब घोटाले मामले में लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल की आंख मिचौली बंद हो गई। ईओडब्ल्यू और एसीबी अब उन्हें विजय भाटिया के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। पता चला है कि विजय भाटिया को 4 दिन की जो रिमांड ली गई थी उसमें सारी बातें उसने बता दी है। पप्पू बंसल लंबे समय से जांच एजेंसियों से आंख मिचौली कर रहा था। भूपेश बघेल का ये खासम खास 2003 के चुनाव के समय भूपेश बघेल की कैश का यानी चुनावी लेन देन का काम देख रहा था। 5 दिन पहले जब विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई थी तब भी पप्पू बंसल फरार था, लेकिन पप्पू बंसल के बारे में असल जानकारी तो विजय भाटिया ने ही दी है। विजय भाटिया और पप्पू बंसल के अलावा राम गोपाल अग्रवाल इस वक्त फरार हैं। कांग्रेस के पुराने कोषाध्यक्ष रहे हैं। ये इस वक्त कहाँ हैं किसी को नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर पुराने कोषाध्यक्ष और पुराने विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के समधी हैं। एक समय ऐसा था कि जब गौरी शंकर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे तब भी सत्ताधारी दल के राम गोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष थे। कांग्रेस के पुराने प्रभारी महासचिव अरुण सिसोदिया से मैंने जब पिछले दिनों बात की थी तब उन्होंने अंदर खाने की कुछ जानकारी दी थी, कुछ खुलासा किया था। बताया था कि विजय भाटिया, पप्पू बंसल और राम गोपाल अग्रवाल यदि पकड़ में आ गए तो पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोई राज छिपा नहीं होगा। कई दफ़ा वो यहाँ पे हो या आपके दिल्ली में हो, छत्तीसगढ़ भवन में हो, कहीं भी है, मैंने उनको साथ में देखा है, तो निसंदेह वो हमराज तो होंगे ही। और अगर हमराज हैं और अगर विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई है और अगर कहीं न कहीं जो जांच एजेंसियों का अगर 1% भी शक या सबूत है तो निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। मनमाने तरीके से प्रदेश का पैसा इधर से उधर किया है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इधर से उधर किया है, उसका गबन किया है, चाहे वो राम गोपाल अग्रवाल हो या पप्पू बंसल हो या कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो बिल्कुल पक्षधर हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी बातों को रखने के लिए फिर भी तैयार हूँ। अब जब इन 3 में से 2 की गिरफ्तारी हो गई है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है, तब पता चल रहा है कि कहां कहां इन्वेस्ट किया गया था। बीती 19 मई को जब भिलाई में छापेमारी हुई थी तब जो नाम सामने आए थे वो सारे के सारे नाम पप्पू बंसल से जुड़े हुए थे। उन्हीं की बिरादरी के अग्रवाल और गुप्ता और गोयल परिवार के लोग थे। वैसे पहली नज़र में समाज इन्हें कारोबारी मानता है, लेकिन शराब घोटाले मामले में जब कवासी लखमा अंदर हुए उसके बाद जो जानकारियां निकलकर सामने आई, कवासी लखमा दरअसल उद्योग मंत्री भी थे। जो हजारों करोड़ का शराब घोटाला हो रहा था तो वो पैसे आ रहे थे तो किसी स्विस बैंक में तो रख नहीं सकते थे, इसलिए वो काला धन या तो कारोबार में लगाया गया या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया। 15 जनवरी को जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी तब यह दावा किया गया था कि FL10 के नियम को बदलने वाले जिस नोटशीट में कवासी लखमा ने हस्ताक्षर किए थे उसी नोटशीट में भूपेश बघेल ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए भूपेश बघेल से बहुत जल्दी पूछताछ होगी, लेकिन आज की तारीख तक भूपेश बघेल के यहाँ CBI से लेकर ED की छापेमारी हुई है। अलग अलग मामलों में भूपेश बघेल मुखर होकर जांच एजेंसियों के ऊपर आक्षेप लगाते रहे हैं, लेकिन अब जब उनके बेहद करीबी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ हो रही है तो अब यकीन मानिए भूपेश बघेल का वो दम भी टूट सकता है। बीती 10 मार्च को जब भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित घर पर छापेमारी ED ने की थी, वो शराब घोटाले के मामले में कुछ कैश की बरामदगी हुई थी, कुछ डिवाइस लिए गए थे। तब ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी लंबे समय से यह मामला टलता जा रहा है, लेकिन भूपेश बघेल के किचन कैबिनेट के बताए जाने वाले पप्पू बंसल के बारे में जो जानकारियां निकल कर आ रही है कि बिना पप्पू बंसल की अनुमति के कोई भूपेश बघेल से मुलाकात नहीं कर सकता था। उनके परिवार के बेहद खासम खास हो चुके वो पप्पू बंसल ही थे जो सिंडिकेट के बीच कड़ी के रूप में कार्य कर रहे थे। सरकारी शराब दुकानों में जो अलग से नकली शराब बेची जा रही थी उसके कैश कलेक्शन से लेके ढेर सारे काम पप्पू बंसल ही देखा करते थे। भिलाई के न्यू खुर्सी पार्क के दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम के पीछे उन्होंने हरिराम अग्रवाल से जो 1.25 करोड़ की कोठी खरीदी थी, इसके अलावा उन्होंने कई और मकान खरीदे। भूपेश बघेल के शासन में ऑक्शन में उन्होंने अपने घर के आसपास के सारे प्लॉट खरीद लिए। यह संख्या करीब 10-12 बताई जा रही है। इस बारे में ED ने पहले पड़ताल की और अब EOW और ACB अपने स्टाइल में पूछताछ कर रही है। उनके जो पूछताछ का तरीका होता है
जैसा कि राज्य सरकार की पुलिस किया करती है। उसी मनोवैज्ञानिक तरीके से जो पड़ताल की जा रही है, वहां से पप्पू बंसल के माध्यम से अब भूपेश बघेल पर शिकंजा और आसानी से, मजबूती से कसा जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल का लेखा जोखा देखने वाले सुरेश धिंगानी, जो कि पटाखे के कारोबारी रहे, उनके घर पर भी ईडी और अन्य एजेंसियों ने पड़ताल की, पूछताछ की। चलते विधानसभा चुनाव के अगले दिन, जब 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पहले चरण का चुनाव हो चुका था, उसके अगले ही दिन ईडी ने सुरेश धिंगानी के यहाँ छापेमारी की थी। सुरेश धिंगानी दरअसल लंबे समय से भूपेश बघेल के खर्च से जुड़ा हुआ ब्यौरा रखते हैं। जब छापेमारी हुई थी तब भूपेश बघेल का एक ट्वीट सामने आया था। तब उन्होंने बड़े ही घमंड से लिखा था कि मुझे लगा था पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन साहेब ने सुबह ही बता दिया। सुबह सुबह ईडी ने मेरे नामांकन के दौरान मेरे साथ उपस्थित एवं मेरी निर्वाचन प्रक्रिया की आधिकारिक व लेखक की भूमिका निभा रहे श्री सुरेश धिंगानी जी के यहाँ ईडी को भेज दिया। ये वो दौर था जब चुनाव परिणाम के पहले सर्वे एजेंसियां बता रही थी कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। शायद भूपेश बघेल को इस बात का गुमान था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वो आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब जब बाजी पलट चुकी है तो भूपेश बघेल के बेहद करीबी, काफी लंबे समय से भूमिगत थे, उनमें से विजय भाटिया, पप्पू बंसल सरी के लोग अब जब पकड़े जा चुके हैं तो भूपेश बघेल के सारे राज, सारे भेद सामने आने में अब देर नहीं लगेगी। दरअसल ईओडब्ल्यू और एसीबी को इस बात की पक्की जानकारी मिली है, जो पैसे का लेन देन हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, हमारे सफेद पोश भूपेश बघेल, उनके रिश्तेदार, उनके करीबी पैसों का ट्रांजैक्शन करवा रहे थे, इस बात के पक्के सबूत मिले हैं। इसलिए विजय भाटिया और पप्पू बंसल आमने सामने बैठकर बता रहे हैं कि पैसों का ट्रांजैक्शन किन रिश्तेदारों के यहाँ किया गया। दरअसल हमारे नेताओं को ये गलतफहमी हो गई थी कि दूर के रिश्तेदार या परिचित के नाम पर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, निवेश करेंगे तो सीधे तौर पर वो कानून से बच जाएंगे। लेकिन जिस तरह की डिवाइस मिली है, जिस तरह के पक्के सबूत मिले हैं, जो गवाहियां सामने आ रही है, और अब जब करीबी भी स्वीकार कर ले रहे हैं कि ये निवेश उन्हीं के माध्यम से हुआ था। छत्तीसगढ़ की जनता के हक का सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए किस तरह से लूटा गया, इसके सबूत अब सामने आ रहे हैं। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले 19 मई को जब भिलाई में छापेमारी हुई थी, जिन कारोबारियों का छापेमारी हुई थी वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि उनका पप्पू बंसल से किस तरह का संबंध था। इनमें एक नाम है बंशी अग्रवाल, ये बेहद महत्वपूर्ण नाम है। इनके माध्यम से जो उद्योगों में निवेश हुआ, और बंशी अग्रवाल के पार्टनर हैं सुरेश केजरीवाल, और सुरेश केजरीवाल के पुत्र विशाल केजरीवाल, जो कि भूपेश बघेल के बेहद खासम खास आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के साड़ू हैं। इनके बारे में भी गहरी पड़ताल चल रही है। ये बड़े बड़े उद्योग लगातार खरीद रहे थे, ढेर सारा इन्वेस्ट उद्योगों में कर रहे थे। भिलाई वायर्स नामक एक 32 एकड़ की एक पुरानी कंपनी को खरीद कर ये किस तरह से उद्योग विभाग की जमीन में अवैध प्लॉटिंग कर छोटे छोटे उद्योग दे सकते हैं, जबकि ये जगह उद्योग विभाग की लीज की होती है। लेकिन रसूख और पैसों के आगे जब कानून और सिस्टम बौना पड़ जाए तो साहब कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे ही हालात निर्मित कर दिए गए थे जहां कानून भी बौना नजर आ रहा था। अब जब जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही है, हमारे पास भी ढेर सारी पुख्ता जानकारियां आ रही है। ऐसे ही उद्योगपतियों के सताए हुए कई लोग हमारे संपर्क में हैं, ढेर सारे सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं। राष्ट्रबोध बिना सबूतों, बिना तथ्यों और प्रमाणों के समाचार नहीं प्रस्तुत करता। हमारे पास ढेर सारी जानकारी के अलावा आरटीआई के माध्यम से हम कई और आधिकारिक जानकारियां ला रहे हैं, जिसे जानने समझने के बाद आपको और ज्यादा हैरानी होगी कि आखिर कानून और सिस्टम कैसे रसूखदार और पैसे वालों के आगे पीछे घुमाया जा सकता है। पुरानी सरकार या पुराने सिस्टम में बैठे हुए लोग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे थे, क्या मौजूदा हालात में नई सरकार में क्या वो तंत्र प्रभावी नहीं है? हो सकता है नाम बदल जाए, लेकिन क्या काम बदल गया? इस बारे में भी हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। तो हमें जानकर हैरानी हो रही है कि पुरानी भूपेश बघेल सरकार के जमाने में जिन 21 आबकारी अधिकारियों के जिम्मे पैरेलल या समानांतर फर्जी तरीके से शराब नीति चलानी थी, हजारों करोड़ का शराब घोटाला करना था, उन 21 अधिकारियों में से एक सेवानिवृत्त हो गए, एक की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी तक आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद वो 19 अधिकारी अपने पदों पर काबिज हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन 19 अधिकारियों को यदि हटा दिया जाए तो छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग का रेवेन्यू यानी राजस्व इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि काम करने वाले अधिकारी नहीं बचेंगे। लेकिन बावजूद इसके आप यकीन मानकर चलिए, बहुत
बहुत जल्दी उन दागी अधिकारियों की भी या तो छुट्टी होगी या गिरफ्तारी होगी। मौजूदा हालात में ढेर सारे गड़े मुर्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी नई सरकार को बने 1.5 साल हुआ है, कुछ और समय बाद मौजूदा सरकार की भी समीक्षा हो सकती है। लेकिन पुरानी सरकारों की यदि बात की जाए तो पुराने पाप आज भी मौजूदा सिस्टम में कहीं ना कहीं या तो प्रभावित हैं या पुराने पापों को धोने में मौजूदा सरकार को काफी वक्त और मेहनत लग रहा है। शराब घोटाले वाले मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, अरुण त्रिपाठी जैसे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उनके अलावा जहां पैसा इन्वेस्ट किया गया था, क्या ऐसे सफेद पोश लोग बराबर के अपराध के सहभागी नहीं हैं? उनको जेल में नहीं होना चाहिए? इस पर हमारा यकीन है बहुत जल्दी उन पर भी कार्रवाई होगी। शराब घोटाले जैसा ऐसा ही एक और मामला है, स्वास्थ्य विभाग से वो जुड़ा हुआ है। जब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए घोटाले की बात आती है तो मोक्षित कॉर्पोरेशन का नाम आता है। सीजीएमएससी वाले मामले में मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा जेल में हैं। मोक्षित कॉर्पोरेशन के माध्यम से पुरानी सरकार के द्वारा किए गए कुछ पाप को आज भी हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ढो रही है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों के लिए 141 डेंटिस्ट के पद हैं, लेकिन 252 चेयर खरीदी गई। इन 141 पदों में से भी 48 पद अभी खाली हैं। इसके बावजूद जो 252 चेयर खरीदी गई वो भी बेहद सब स्टैंडर्ड की रही। 5 करोड़ की खरीदी हुई, एक मशीन 2,15,000 रुपए की आ रही थी। लेकिन जब बेईमान और भ्रष्ट सिस्टम मेहरबान हो तो छत्तीसगढ़ की जनता भला क्यों नहीं इस तरह से लूटती रही होगी? हमारा मानना है ऐसी लूट तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक सिस्टम में बैठे हुए लोग पूरी तरह ईमानदार ना हो। सरकारें बदल जाती है लेकिन जो भ्रष्ट अफसर होते हैं, भ्रष्ट सिस्टम को प्रभावित करते हैं, ठेकेदार वही रहते हैं। सत्ता बदलने के बाद हो सकता है नेताओं के चेहरे बदल जाएं, लेकिन क्या पूरी तरह ईमानदारी आ जाती है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इन सब के बावजूद हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए। राजनीति हो या समाज का कोई भी हिस्सा, ईमानदारी से लोगों को अपना काम करना चाहिए। राजनीति में खासकर जब बेईमान लोगों का जमावड़ा हो जाता है तो पूरी की पूरी राजनीति बदनाम हो जाती है। हमारा मानना है अच्छे लोग राजनीति में आए, देश और समाज के लिए काम करें। भले ही हो सकता है कि बदनाम राजनीतिक सिस्टम में कुछ बेईमान किस्म के लोग हावी हों, बावजूद इसके ईमानदारों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, तभी देश और समाज की भलाई होगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी किसी बड़े खुलासे के साथ मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।